हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो न्यू साइंस बुक है जिज्ञासा, उसका चैप्टर 4 जो है धातुओं और धातुओं का संसार ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहां से जाके आप उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। अब हम लोग इस पे महत्वपूर्ण 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सारा आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और पता चल जाएगा आप इस चैप्टर को कितना अच्छा से पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा जी आप इसका उत्तर दे, फिर हम उसका सही उत्तर आपको बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, जिस गुण के कारण धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं? वह गुण कौन सा है जिससे हम लोग धातु को पीटकर पतली चादर में बनाते हैं? उस गुण को क्या तन्यता बोलते हैं, या आघातवर्धनीयता बोलते हैं, या चालकता बोलते हैं, या ध्वनियता बोलते हैं? तो देखिए जब धातु को हम लोग पीट पीट कर पतला चादरा में बदलते हैं, जैसे उसको कुल्हाड़ी बनाते हैं, ठीक है, पीट पीट कर उसको हम लोग कुदाल बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, हंसुआ बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग औजार हम लोग बनाते हैं, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता बोलते हैं। याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को जो हम लोग तार में बदलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं, आघातवर्धनीयता बोलते हैं, कठोरता बोलते हैं, कि ध्वनियता बोलते हैं? तो देखिए धातु को जो तार में हम लोग खींचते हैं ना, इस क्षमता को, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता। तो याद रखिएगा, पीट पीट के हम लोग बदलते हैं चदरा में तो उसको आघातवर्धनीयता बोलते हैं, और तार में बदलते हैं तो उसको तन्यता बोलते हैं। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, जब धातु किसी कठोर वस्तु से टकराती है तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? जब कोई धातु किसी कठोर वस्तु से टकराती है तो बताना ध्वनि कैसी उत्पन्न होती है? क्या वो ध्वनि मध्यम ध्वनि होती है, तीव्र ध्वनि होती है, निनाद ध्वनि होती है, कि कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए कोई भी चीज अगर टकराएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, लेकिन जब धातु अगर किसी कठोर वस्तु से टकराती है ना, तो वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो याद रखिएगा निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिंगिंग साउंड बोलते हैं। रिंगिंग साउंड, रिंग करेगा, रिंग। जैसे लोहा, देखिए लोहा आवाज करता है कितना दूर तक सुनाई देता है, एकदम रिंग करता है खूब, तो उसको निनाद ध्वनि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की वह विशेषता जिससे वे चमकदार दिखाई देती है क्या कहलाती है? धातु का वो कौन सा गुण है, कौन सा विशेषता है जिसके कारण वो चमकदार दिखाई देती है? धूति, तन्यता, कठोरता, या ध्वनियता? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धूति बोलते हैं। तो धातु जो होते हैं उनमें धूति होती है जिसके कारण वे चमकदार दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोना और चांदी किस गुण के कारण बहुत पतली चादर में बदले जा सकते हैं? सोना और चांदी को आप देखे होंगे, पतला से पतला चादर उसको बनाया जा सकता है, इसीलिए सोना और चांदी का हम लोग इस्तेमाल जो है, ठीक है, गहना में, ज्वेलरी में भी किया जा सकता है। छोटा छोटा इसका हम लोग ज्वेलरी में हम लोग देखिएगा छोटा छोटा इसका इस्तेमाल किया जाता है, छोटा छोटा माला में इसका इस्तेमाल होता है, घेट में का, नाक में का, कान में का बनता है, कितना पतला पतला बनता है, देखते हैं। तो किस गुण के कारण? क्या तन्यता के कारण, या आघातवर्धनीयता के कारण, चालकता के कारण, या घनत्व के कारण? ठीक है, तो सोना और जो चांदी है उसको छोटा छोटा पतला पतला हम लोग तार में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही इसके अंदर तन्यता होता है, इसके कारण हम लोग इसको पतला पतला चादरा में बदल सकते हैं। और पतला पतला जो चादरा होता है ना, याद रखिएगा इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता। तन्यता मतलब क्या होता है? तार में बदलने वाला गुण। और पतला चादरा में बदलने वाला गुण को क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आघातवर्धनीयता। तो सोना और चांदी को हम लोग पीट पीट कर बहुत पतला पतला हम लोग चादर बदल सकते हैं। 1 ग्राम सोना को आप
1 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं, 1 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा ना, दोनों होना चाहिए, क्योंकि आप इसको पीट पीट कर चादरा भी बदल सकते हैं और पतला से पतला तार में भी बदल सकते हैं। तो ये दोनों आंसर सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो अगला क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर अगर बात करेंगे तो वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तांबा है कि लोहा है कि पारा है कि अल्युमिनियम है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका पारा होगा। पारा जो होता है, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी जो होता है धातु है, लेकिन यह आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन बहुत नरम धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो बहुत ही नरम होते हैं और उनको आप आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ये झूठ मूठ के धातु होते हैं, मतलब आप चाकू से भी इन्हें काट सकते हैं। धातु जो होते हैं ज्यादातर कठोर होते हैं, लेकिन इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम, लोहा, तांबा, अल्युमिनियम। तो याद रखिएगा कौन होता है, सोडियम। तो सोडियम और याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है ये बहुत मुलायम होता है, इसको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं से बनी वस्तुएं सामान्यतः कैसी होती है। जो धातु से बनता है वो वस्तुएं कैसी होती है, कठोर और चमकदार होती हैं कि मुलायम और रंगीन होती हैं कि गैसीय होती है कि हल्की और पारदर्शी होती हैं। तो जो धातु से वस्तुएं बनती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं और क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में क्यों किया जाता है। ज्यादातर देखिएगा, ज्यादातर क्या मतलब हम लोग का जो भी खाना बनाने वाला जो भी बर्तन होता है वो धातु का ही बना होता है। लकड़ी के बर्तन में हम लोग खाना पकाते हैं, नहीं पकाते हैं। हाँ, पहले के समय में या अभी भी बहुत सारा जो खाना है हम लोग मिट्टी के बर्तन में पका लेते हैं। पुआ हुआ पकाना हो या मीट मछली भी ना, बहुत सारा होटल में देखिएगा मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो बर्तन हम लोग खाना पकाते हैं वो किसका होता है, वो धातु का बना होता है। तो धातु का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, वे हल्की होती है इसलिए, या वे उष्मा की अच्छी चालक होती है इसलिए, वे पारदर्शी होती है इसलिए, या वे सस्ती होती है इसलिए। तो देखिए, वो जो होता है उष्मा का अच्छा चालक होता है। अगर वो गर्म नहीं होता खाना पकेगा नहीं पकेगा, तो उसका गर्मी जो होता है फैलता है। ठीक है, मतलब वो उष्मा का चालक होता है, इसलिए उसमें खाना पकता है, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वह उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्मा का अच्छा चालक है। उष्मा का अच्छा चालक कौन है बताना है, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु की रबर। ठीक है, तो उष्मा का अच्छा चालक कौन है, तो अच्छा चालक कौन होता है, धातु होता है। लकड़ी, प्लास्टिक हो गया या रबर हो गया, ये सब उष्मा का अच्छा चालक नहीं है, ये कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के बर्तनों के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। तो आप देखिएगा, बर्तन को देखिएगा तो बर्तन जो होता है उसका हैंडल हम लोग, ठीक है, लकड़ी का बनाते हैं या प्लास्टिक का बनाते हैं। क्यों, वे सस्ते होते हैं, वे सुंदर दिखते हैं, वे उसमें के कुचालक होते हैं, वे भारी होते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, बर्तन को पकड़ना है तो बर्तन पकड़िएगा तो बर्तन में खाना बना है और खाना जो होता है गर्म होता है, बर्तन पूरा गर्म हो जाता है, तो डायरेक्ट पकड़िएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम लोग खाना को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, हैंडल को पकड़ते हैं। तो हैंडल किसका बनता है, प्लास्टिक का। और प्लास्टिक जो होता है गर्म नहीं होता है, या लकड़ी का बना होता है जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि वो उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है ना। किसी किसी में हैंडल नहीं रहता है तो हम लोग कपड़ा का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ा जो होता है, जो जिसको हम लोग साफी बोलते हैं, साप्टा बोलते हैं, क्योंकि वह जो होता है उसमें क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं हैंडल में जो प्लास्टिक और लकड़ी यूज करते हैं वो उष्मा के कुचालक होते हैं, ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित होने देते उन्हें क्या कहते हैं। जिनसे धारा, विद्युत धारा पास कर जाता है, गुजर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, अधातु बोलते हैं कि मिश्र धातु। तो जिनसे विद्युत धारा पास कर जाता है उसको चालक बोलते हैं, और जिससे पास नहीं करता उसको कुचालक बोलते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक, अच्छा चालक आपको बताना है कौन है, रबर, लकड़ी, तांबा, कांच। तो जो धातु होता है विद्युत का अच्छा चालक है, और इसमें धातु कौन है, तांबा। तो तांबा जो है अच्छा चालक है। और घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं किसे करते हैं, तांबा से करते हैं। तो तांबा से हम लोग घर का वायरिंग करते हैं ना। इससे अच्छा तो आपका सिल्वर है, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, लेकिन चांदी महंगा होता है, इसीलिए हम लोग चांदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है,
तांबा का और एल्युमिनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का जो तार है पिघल जाता है, तो घर का वायरिंग में हम लोग तांबा का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु? अधातु आपको बताना है। तांबा जो है आपका एल्युमिनियम, सल्फर और लोहा। तो तांबा आपका क्या है? धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, लेकिन जो सल्फर है वो आपका क्या है? अधातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन की क्षार। तो जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? याद रखिएगा, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ या गैसीय? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय होते हैं। तो याद रखिएगा, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातुएं सामान्यतः कैसी दिखाई देती हैं? जो अधातुएं होती हैं कैसी दिखाई देती हैं? क्या वो चमकदार होते हैं, कि रंगहीन होते हैं, कि धुति रहित होते हैं, कि पारदर्शी होते हैं? तो जो अधातुएं सामान्यतः होती हैं वो धुति रहित होती हैं, मतलब उनमें चमक उमक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है? जो अधातु होती है, ठीक है, जो अधातुएं होते हैं वो कैसी होती है? तन होते हैं मतलब लचीला होते हैं, या आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब उनको चतरा में आप क्या बदल सकते हैं, कि भंगुर होते हैं, मतलब उनको आप पीटिएगा छोटा छोटा पीस में टूट जाएंगे, कि चालक होते हैं? तो जो अधातु होते हैं आपको बता चुके हैं वो भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब अगर आप उनको हथौड़ी से मारेगा तो वो छोटा छोटा पीस में टूट जाएंगे। लेकिन जो धातु होते हैं वो तन होते हैं और आघात वर्धनीय भी होते हैं और चालक भी होते हैं। लेकिन जो अधातु होता है वो आपका भंगुर होता है, वो तन नहीं होता है, वो आघात वर्धनीय नहीं होता है और वो चालक नहीं होता है, कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर भूरे रंग की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, बरसात के दिनों में लोहे के ऊपर एक भूरा कलर का, भूरा रंग का एक लग जाता है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। तो ये क्या है? गलन है, जंग लगना है, वाष्पीकरण है, कि संघनन है? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जंग लगना। बरसात के दिन में ज्यादा जंग लगता है, क्योंकि जंग लगने के लिए आपको मालूम है ना क्या क्या चीज चाहिए? पानी और हवा। तो जंग लगने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? देखिए आ गया क्वेश्चन, केवल हवा, केवल पानी, की हवा और पानी दोनों, की केवल धूप? तो जंग लगने के लिए दोनों चीज की आवश्यकता होती है, हवा और पानी दोनों। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जा सकता है? अब देखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए बहुत सारा हम लोग काम करते हैं। पेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ठीक है, रंग करना, तेल लगाना, गैल्वेनाइजेशन करना, उपरोक्त सभी। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, याद रखना, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण का मतलब होता है लोहा के ऊपर परत लगाना, लेप लगाना, किसका? जिंक का। तो लोहा के ऊपर जब जिंक का परत लगाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में जस्तीकरण बोलते हैं। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग उसको पेंट भी करते हैं, मतलब रंग भी लगाते हैं, तेल भी लगाते हैं, और उसके ऊपर जिंक का हम लोग परत भी लगाते हैं, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब सभी तरीका हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को नम हवा में रखने पर क्या होता है? अगर लोहे की वस्तु को नम हवा में रखिएगा, इसीलिए ज्यादातर देखिएगा लोहा के वस्तु को हम लोग खुला में नहीं छोड़ते हैं, उसको सूखा जगह पे रखते हैं। चमक बढ़ जाएगा लोहे की वस्तु में, कि जंग लग जाएगा, कि रंग बदल जाएगा, कि कुछ नहीं होगा? तो लोहे की वस्तु में क्या होगा? जंग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो जंग लगता है लोहा में वो किस प्रकार का प्रक्रिया है आपको बताना है। रासायनिक प्रक्रिया है, कि भौतिक प्रक्रिया है, कि जैविक प्रक्रिया है, कि यांत्रिक प्रक्रिया है? लोहा में जो जंग लग रहा है आपको बता चुके हैं वो क्या है? आपका रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम को जब जलाते हैं ना, जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि मैग्नीशियम सल्फाइड, कि मैग्नीशियम नाइट्राइड? तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, गैसीय? तो याद रखिएगा, आपको पहले ही भी बता चुके हैं,
जो धातु का ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम भी धातु है, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता, कैल्शियम का ऑक्साइड होता, लिथियम का ऑक्साइड होता, पोटासियम का ऑक्साइड होता, ये सब क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर को जलाने पर कौन सी गैस बनती है? सल्फर को जलाएगा तो कौन सा गैस बनेगा? सल्फर को जलाएगा, जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, तो कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल की कार्बनिक अम्ल। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पानी में आप मिलाते हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पानी में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? सल्फ्यूरस अम्ल। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए कौन सी अधातु आवश्यक है? श्वसन में हम लोग कौन सा अधातु लेते हैं? कार्बन लेते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं कि नाइट्रोजन लेते हैं कि सल्फर? तो कौन सा अधातु लेते हैं हम लोग श्वसन में? सांस में ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा जो तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन, तांबा, लोहा की चांदी? तो पौधा के वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो आप देखते होंगे पानी होने की टंकी में हम लोग, ठीक है, एक अधातु का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी साफ हो जाता है। वो कौन है? क्लोरीन है कि सल्फर है कि फास्फोरस है कि आयोडीन है? तो याद रखिएगा वो क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग पानी को शुद्ध करने में करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 4 था, धातुओं और अधातुओं का संसार, इससे रिलेटेड हम लोग 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। और ठीक है, इसको जाके आप फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिए। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होगा उसको करेंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सारा चीज क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सारा मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, और चैनल का ऐप आ गया है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।